नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हेलो डॉक्टर में। और आज हमारे साथ है विशेषज्ञ क्षेत्र के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय शर्मा जी। तो सर, आपका सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज जो हमारा कार्यक्रम है इसका विषय है कोविड-19 व लकवा मृगी सिरदर्द के बचाव और उपाय। कोविड-19 के कारण क्या क्या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? देखिए, कोरोना या कोविड जिसको हम लोग बोलते हैं वह मूलतः रेस्पिरेटरी वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। जी। जो अब स्टडीज़ आ रही हैं, जो चाइना से आ रही हैं या जो अमेरिका से आ रही हैं या इटली से आ रही हैं, जहाँ काफ़ी तादाद में मरीज हैं, जी। तो वो बताते हैं कि इसमें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी आती हैं। जी। तो एक तो ये है कि आपकी जो पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। इससे आपकी सूंघने की क्षमता में प्रभाव पड़ता है। जी। जी। तो अगर आपको किसी चीज़ की खुशबू या बदबू ठीक से पता नहीं चलती तो ये कोविड का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। जी। जी। इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा, आपको खट्टा मीठा ठीक से पता नहीं चल रहा, तो ये भी कोविड के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ में चेहरे में तीव्र दर्द हो सकता है। जी। अगर ये वायरस ब्रेन के अंदर जाता है या ब्रेन को इन्वेड करता है, ब्रेन टिश्यू को, जी। जी। तो हो सकता है आपको बेहोशी आए, आपको चक्कर आए, मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं जी। और काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। जी। जी। बाद में जब ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आता है कोविड, तब और तंत्र प्रभावित होते हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द रहता है, सीपीके बढ़ जाता है, मायोसाइटिस होता है। ये अधिकतर किडनी के प्रभावित होने की वजह से होता है। तो कोविड में कुछ लक्षण प्रमुख हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, बट दो बातों का ध्यान रखना आम जनता के लिए ज़रूरी है। एक तो आपको चीज़ों का स्वाद ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी। और आपकी खुशबू ठीक से पहचान आ रही है कि नहीं आ रही है। जी। जी। तो अगर इसके साथ आपको फीवर और फ्लू के लक्षण है तो आपको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। जी। जी। तो सर, जो प्रारंभिक इसका टेस्ट होता है, जैसे हम कहीं एंट्री भी करते हैं तो पहले आपका बुखार चेक किया जाता है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि खुशबू नहीं आने से भी हमें थोड़ा चिंता करना चाहिए। तो अगर बुखार नहीं हमें दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही अगर खुशबू टेस्ट नहीं आ रहा है तो भी क्या हमें वरीड रहने की ज़रूरत है? देखिए, ये सडन होने वाले सिम्टम्स हैं। ये ऐसा नहीं रहता है कि जी। काफ़ी टाइम से रहते हैं। काफ़ी टाइम से आपकी खुशबू जाने के या स्वाद जाने के कई और कारण हो सकता है। आपको बहुत लंबे दौरान से सर्दी खांसी हो जिसकी वजह से आपको ठीक से सुगंध नहीं आती हो। जी। जी। या आप चीज़ों को अच्छे से स्मेल नहीं कर पाते हैं। कई बार सिर की चोटें और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे पार्किंसोनिज्म में भी आपको टेस्ट बहुत अच्छे से नहीं आता। तो इसके काफ़ी सारे कारण हैं। बट अगर ये सडनली होता है, अचानक होता है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। जी। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से। जी। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो मैडम, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी। जी। जसविंदर जी डोंगरगढ़ से हैं, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये तरह जानना चाहता हूँ, जैसा अभी का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, जी। इसमें जैसा किसी को लकवा हो जाता है, मिर्गी हो जाती है, तो उससे इसका कोरोना से क्या क्या बचाव हो सकता है? जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसा अभी बहुत से मजदूर बाहर प्रांतों से आ रहे हैं, जी। तो वो एक ही माने नदी नाले में नहाने जाते हैं मैडम, सब इकट्ठा जाते हैं, पानी से भी क्या उनको कोरोना की बीमारी हो सकती है? पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जी। जी। देखिए, एक तो प्रश्न रहा लकवे का। लकवे अधिकतर 50 साल के ज़्यादा उम्र में होता है। ऐसे मरीजों को ज़्यादा होता है जिनको डायबिटीज़ है या शुगर है या और कोई रिस्क फैक्टर है, तो उनको वो ज़्यादा होता है। यूजुअली ये कोरोना से या कोविड से संबंधित नहीं रहते, लेकिन अब जो स्टडीज़ आ रही है वो ये बताती है कि ये कोविड से संबंधित हो सकता है। अगर आपको यंग एज में हार्ट अटैक आता है और बड़ा ब्रेन का लकवा होता है, तो ये कोविड के कारण ब्लड में आने वाले परिवर्तन की वजह से हो सकता है। जी। तो अब स्टडीज़ आ रही हैं कि कोविड में स्ट्रोक की तादाद और हार्ट अटैक की तादाद भी ज़्यादा है। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों चीज़ों के क्लियर अलग अलग सिम्टम्स मिलेंगे और वो चीज़ें पहचान ली जाएंगी अगर आप विशेषज्ञ को तुरंत संपर्क करते हैं। जी। ये समस्याएं जो कॉमन समस्याएं हैं कि ये कितना पोर्शन इसका वाटर बॉन्ड है, ये अभी पूरी तरह से प्रूव या डिस्प्रूव नहीं हुआ है कि ये पानी से भी फैलता है। अधिकतर इसको हम लोग एयर बॉन्ड या वाटर बॉन्ड, एयर बॉन्ड बीमारी बोलते हैं। और
अभी तक जो इस्टेब्लिश हुआ है वो छींकने, खांसने से या उससे निकलने वाले वायरसेस अगर आपके शरीर में एंटर करते हैं तो आपको ये बीमारी होती है। जी। तो आपको वैसे सार्वजनिक स्थलों से, तालाब से, तैराकी से, कॉमन स्विमिंग पूल में तैरने से बिल्कुल बचना चाहिए और वहाँ पे स्नान नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली कॉमन चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई वहाँ पर हमें वैसे भी निकलने से बचना चाहिए। तो तालाब में नहाना भी सही नहीं है अभी के टाइम पर। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि पक्षाघात के प्रारंभिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पक्षाघात के प्रारंभिक लक्षण बहुत क्लियर हैं और एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं फास्ट करके। जी। एफ मतलब फेस, चेहरा। तो आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपने स्माइल करके देखें, अगर आपके दोनों साइड में होंठ बराबर जा रहे हैं और एक साइड में चेहरा तिरछा नहीं हो रहा, जी। तो इसको बोलते हैं फेस का इवैल्यूएशन। जी। जी। उसके बाद में आप दोनों हाथ को सामने रख लें और देखें एक हाथ नीचे तो नहीं जाता, जी। इसको बोलते हैं ये हाथ शायद कमज़ोर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में आप एज फॉर स्पीच, तो आप बोलने के लिए बोलिए। अगर बोलने में उनको लड़खड़ाहट हो रही है, 4-5 लाइनें वो ठीक से नहीं बोल पा रहे, पढ़ पा रहे, या उनकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही, तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। जी। जी। पक्षाघात का लक्षण हो। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, चीज़ है, वो टाइम। जी। तो आपको तुरंत ही अस्पताल में या विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास में ऐसे मरीजों को शिफ्ट करना चाहिए ताकि उनको जल्दी पहुंचने से, वहां से सिम्टम से राहत हो सके। कोई भी नर्व संबंधित चीज़ जो सडनली आती है वो स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। जैसे सडनली आपको दिखना बंद हो जाए, जी। या आप किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ, जी। जी। या आपका एक साइड का चेहरा या हाथ या पैर सुन्न पड़ जाए जिसमें संवेदना नहीं महसूस हो। कमजोरी नहीं बात कर रहा मैं, संवेदना की बात कर रहा हूँ। संवेदना नहीं महसूस हो, तो ये भी सब स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। बट अगर आप फास्ट को रिमेंबर करते हैं और इनके कंपोनेंट आप में हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जी। 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 डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हाँ जी। जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मदन साहब सरायपाली से बोल रहा हूँ मैं। मदन जी, सरायपाली से स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? जी जी, देखिए अभी गांव में मिर्गी का दौरा अगर आ जाता है किसी को जी। तो उनको क्या जूता मोजे सुंघाए जाते हैं, तो वो क्या सही है क्या? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी। जी। नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये यूजुअली जो अटैक आते हैं गांव में, जो मिर्गी के अटैक आते हैं या सड़क में किसी को आते हैं, तो ये 1 से 3 मिनट तक के लिए रहते हैं। इस दौरान ये ज़रूरी है कि आप उसको जूता चप्पल ना सूंघाएं, उसके मुंह में पानी नहीं डालें, उसके जबड़े को चम्मच लगा के या लकड़ी या कपड़ा डाल के उसको खोलने की कोशिश नहीं करें। 1 से 3 मिनट में जब अटैक चला जाए तब आप मरीज को एक करवट कर दें, आसपास भीड़ नहीं लगाएं, खुली हवा आने दें, उसके कपड़े ढीले कर दें, और इमरजेंसी के लिए आप हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर 3 मिनट से ज़्यादा मिर्गी का दौरा चलता है जी। तो अधिकतर नींद की दवाइयाँ देने से थम जाता है। जी। जी। तो सर, ये जो मिर्गी का दौरा आता है तो इनिशियली क्या करना चाहिए इनके बचाव के लिए, क्योंकि ये तो पारंपरिक है जो चला आ रहा है, लोग ऐसा ही करते हैं। सही तरीका क्या होता है इसका? देखिए, सही तरीका तो ये है कि जो विशेषज्ञ ने आपको दवाइयाँ दी हैं जी। उसको आप रेगुलर लें, उसमें नागा नहीं करें, उसमें एक दिन का भी गैप नहीं करें। ये निहायत ही आवश्यक है। अधिकतर ऐसे केसेस जो विशेषज्ञ को दिखा चुके हैं और दवाई ले रहे हैं, 75% से लेकर 80% में ये पॉसिबल है कि एक सिंगल दवाई से उनके दौरे पूर्णतः कंट्रोल रहें। जी। अगर आप देर रात तक जग जाते हैं या पूरी रात जग जाते हैं, खाना नहीं खाते, तो भी आपको मिर्गी के अटैक की आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। जी। ऐसे में आपको अपने जेब में ID कार्ड रखना चाहिए कि मेरे को इस तरह के अटैक आते हैं, और उनको नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में शिफ्ट कराना चाहिए, जैसा इमरजेंसी में करने के बाद में। जी। जी सर, तो मिर्गी के जो दौरे आते हैं तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और किस उम्र से इसकी शुरुआत होती है? देखिए, मिर्गी जीवन की किसी भी अवस्था में आ सकता है। बचपन से लेकर ओल्ड एज तक ये कभी भी चालू हो सकता है। जी। मिर्गी के 2 प्रकार हैं मुख्यतः। एक तो प्राइमरी एपिलेप्सी, जिसके बारे में अभी भी पूरी खोज नहीं हुई है, पूरी जानकारी नहीं है, जिसके कारण हम लोग को पता नहीं रहते। और दूसरा, आपके दिमाग में कोई घाव है
या कोई बचपन से बनावट में अंतर है या आपको ब्रेन ट्यूमर है तो आपको मिर्गी के अटैक हो सकते हैं। इसको सेकेंडरी एपिलेप्सी बोलते हैं अपन। जी 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 जी। तो सर जो मिर्गी का मरीज़ है उन्हें बेसिकली और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जैसे कि वो रोड में कई बार चलते चलते भी हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन भी वो लेते हैं, तो क्या क्या मेन उन्हें सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, एक तो उनको ड्राइविंग नहीं करना है, जी। ड्राइविंग कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। हम्म। उनको यूजुअली रिस्की प्लेसेस में जॉब नहीं करना चाहिए, जैसे ड्राइवर का जॉब नहीं करना है, लोकोमोटर इंजेक्शन उसमें काम नहीं करना है, इंजन के साथ में नहीं करना है, हैवी मशीनरी के साथ में नहीं करना है, क्योंकि अगर अटैक आएगा तो आपकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी उससे खतरे में रहेगी। जी जी। आपको संयमित जीवन रहना पड़ेगा, आपको नींद बराबर लेनी है, जी। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, खाना पूरा खाना है, ब्लड शुगर कम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपके अटैक कंट्रोल में नहीं रहते हैं दवाइयों के बावजूद जी। और सावधानियों के बावजूद, तो आपको लाइफ स्टाइल अपनी रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। जी। क्योंकि कुछ मिर्गी के प्रकार रहते हैं जिसमें आप बार बार गिरते हैं, जी जी। तो उसमें हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जी जी। तो अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे बातें करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। जी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, जो हमारी बहू अभी क्वारंटाइन में है सर, जी। जैसे उनकी छुट्टी हो जाएगी ना, तो हम उससे दूर रहें, कैसे बचाव रख रखाव के बारे में पूछना चाहते हैं सर। जी जी जी। तो इनकी बहू क्वारंटाइन में है देखिए, अभी। वो क्वारंटाइन का पीरियड सरकार ने 14 दिन का तय कर रखा हुआ है। अगर उनको कोविड के कोई लक्षण नहीं आते हैं तो फिर से अगले 14 दिन तक आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेना है। उनके कमरा अलग होना चाहिए, उनका खाना पीने का सब अलग रहना चाहिए, उनके साथ में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है परिवार के सदस्यों को। तो कुल मिलाकर अगर आप 1 महीने का पूरा क्वारंटाइन की भूमिका निभाते हैं, सेल्फ इम्पोज क्वारंटाइन 2 सप्ताह तक और कायम रखते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। उससे कोरोना के आगे होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। जी जी। तो थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हालांकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल आपको आगे भी बताते रहेंगे, जब वो क्वारंटाइन से आपको फ्री करेंगे, 14 दिन के बाद फ्री करेंगे, तो आगे के दिशा निर्देश वो आपको देंगे कि आगे आपको क्या क्या सावधानी लेना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सिरदर्द की जो समस्या होती है आमतौर पर, तो वे कितने प्रकार की होती है और क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सिर दर्द जो 90% है वो तो एक माइग्रेन के कारण होता है, जो सबसे प्रमुख कारण है। जी। और दूसरा जिसको हम लोग टेंशन हेडेक बोलते हैं, टेंशन का मतलब ये मेंटल टेंशन से नहीं है, ये साइकेट्रिक बीमारी से नहीं है। जी। इसका मतलब सिर के आसपास की मांसपेशियां तनाव में रहती हैं, जिसकी वजह से इसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। 10% में सिर दर्द के पीछे कोई गंभीर कारण हो सकता है और उसकी जो लक्षण है वो सबको पता होना चाहिए। अगर सिर दर्द सोते में हो रहा है, आपको नींद से जगा देता है, सिर दर्द के साथ में अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं या आँख से दिखना कम हो रहा है या शरीर के एक भाग में झटके आते हैं या मिर्गी आते हैं या और कोई लक्षण न्यूरोलॉजिकल हैं, तो फिर ऐसे सिर दर्द को तुरंत इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, पॉसिबली MRI से या CT स्कैन से। जी जी। तो कई बार होता है सर कि टेंशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। लोग कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरा सिर दर्द क्यों हो रहा है। कई बार सिर्फ आँख में ही दर्द होता है, तो कैसे पहचाने हम कि ये टेंशन की वजह से है या ये नींद की कमी की वजह से है? देखिए, जो टेंशन हेडेक जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं और आप जो टेंशन हेडेक यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों काफ़ी अलग हैं। जी जी। तो हम लोग जो टेंशन हेडेक बोलते हैं उसको, वो 24 घंटे रहने वाला सिर दर्द है और सप्ताह के प्रायः सभी दिन रहता है। वो धीरे धीरे दिन के साथ में बढ़ता है और शाम होते होते तक ये पीक में पहुंच जाता है। जी जी जी। सर, हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। शिव कुमार साहू, राजनांदगांव। शिव कुमार जी राजनांदगांव से हैं, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? अभी मेरा स्कूल का भी टाइम हो गया है, बच्चे पढ़ने वाले हैं जी। वहाँ पर क्वारंटाइन में सब रखे हुए हैं मजदूर को, तो उस स्थिति में कैसे करना पड़ेगा? जी जी जी। देखिए, मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या टेंशन के कारण भी लकवा हो सकता है क्या? देखिए, जो स्कूल है और स्कूल का भवन जो क्वारंटाइन के लिए यूज़ करा जा रहा है, अब मेरे को नहीं लगता कि अभी
तो 1 जुलाई से या सीज़न चालू होगा, हो सकता है इसमें विलम्ब हो जाए, और वो आपको भवन देने के पहले, स्कूल चालू करने के पहले सरकार आपकी प्रॉपर व्यवस्था करेगी, उन जगह को सैनिटाइज करेगी, और जब बहुत ज़रूरी होगा तभी वो बच्चों को उस जगह पे क्लासरूम में प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ में कक्षाएं चालू करेंगी। सरकार इन सब मुद्दों पे विचार कर रही है, और मेरे को लगता है स्कूल खुलने में अभी जिस तरह के हालात हैं शायद विलम्ब हो। दूसरा सवाल, टेंशन से लकवा हो सकता है क्या? टेंशन से तो नहीं, लेकिन हाइपरटेंशन से ज़रूर हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो आपको पक्षाघात होने की और हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के अलावा। जी जी, तो सर लकवा से कैसे बचा जाए? क्या क्या ऐसा हम फॉलो करें रूटीन? और देखिए, एक तो कुछ अनुवांशिक समस्याएं रहती हैं जिसकी वजह से लकवा होता है, जी जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपके जीन्स में है। जी जी अदरवाइज़ अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, दोनों को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करते हैं, जी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करते हैं और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रखते हैं, और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का लेवल और भी कम रखते हैं, जी तो ये चीज़ें आपकी हेल्पफुल हैं। इसके अलावा आपको बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी है, आपको बराबर व्यायाम करना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, जी और स्वस्थ जीवन जीना है। जी जी, तो व्यायाम जो है ना वो हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद बातें कंटिन्यू रहेंगी डॉक्टर साहब से। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हेलो डॉक्टर में आप सभी का। मेरे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा सर। और सर, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बोल रहा था और बिलासपुर से बात कर रहा था, छत्तीसगढ़। जी जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, ये टेंशन से मिर्गी होते हैं क्या, ये पूछ रहा था। जी, टेंशन से मिर्गी होता है या नहीं? नहीं, तनाव मिर्गी का डायरेक्ट कारण नहीं है। मिर्गी, मैंने जैसा बताया कि वो आनुवांशिक होती है या प्राइमरी होती है जिसका कारण पता नहीं रहता, जी या कई बार आपके सिर में गठान रहती है, टीबी रहती है, वर्म के कीड़े रहते हैं जो मिर्गी कर सकते हैं। तनाव के कारण मिर्गी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी जी, सर, जैसा कि आपने बताया कि मिर्गी जो होती है वो आनुवांशिक होती है, तो अगर फैमिली में किसी को मिर्गी है तो क्या हमें पहले से ही टेस्ट कराना चाहिए? क्या इसका पता पहले से चल सकता है? ये जो जेनेटिक्स के रिलेशन है मिर्गी से, ये भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। जी, कुछ बीमारियां हैं जो बहुत स्ट्रांगली आनुवांशिक होती हैं, बट अधिकतर में इनका रिलेशन ऐसा क्लियर नहीं है कि आपको कोई टेस्टिंग की सलाह दे या आप फैमिली मेम्बर को टेस्टिंग की हम सलाह दे सकते हैं जी कि ये टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट कराना ज़रूरी है। जी जी सर, तो क्या मिर्गी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है या फिर वो हमेशा ही रहती है हमारे साथ? मेरे ख्याल से बहुतायत में मिर्गी कंट्रोल में रहती है। ठीक कितना होती है कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंगल दवाइयों से 70 से 80% मरीजों में दौरे बड़े अच्छे से कंट्रोल रहते हैं। और हो सकता है कि 3 से 5 साल के बाद में या 5 साल के बाद में आपके डॉक्टर डिसाइड करें आपकी बीमारी के ऊपर कि ये दवाइयाँ बंद कर दी जाएं और बंद करके उनको देखा जाए। तो
कंट्रोल तो सारे मिर्गी हो सकती, चाहे वो कितनी भी जटिल मिर्गी क्यों नहीं हो। आधुनिक सर्जरी से या और विधाओं से 100% मिर्गी कंट्रोल होने की संभावना बनी रहती है। जी जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं गोविंद मानेश्वर, ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट से बोल रहा हूँ मैम। गोविंद जी, बालाघाट से स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? जी हमको ये जानना है कि जैसे जो मिर्गी के दौरे आते हैं तो क्या ये मिर्गी के बीमारी जन्मजात रोग है क्या, बचपन से आते हैं तो? और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जो स्मोकिंग वगैरह ड्रिंक वगैरह करते हैं, जो ज्यादा नशा करते हैं, उनको लकवा होने की ज्यादा संभावना रहती है क्या? जी देखिए, पहला क्वेश्चन था जन्मजात मिर्गी हो सकती है, बचपन से मिर्गी हो सकती है। ये बच्चों में होने वाली मिर्गी हैं, जिसके कारण हो सकता है कि वयस्क से या और वृद्धावस्था में होने वाले मिर्गी से काफ़ी अलग होते हैं और इलाज भी काफ़ी अलग होता है। ये बच्चों के डॉक्टरों के साथ या बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में ये समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। जो दूसरा था उसमें स्मोकिंग तो पक्का रिस्क फैक्टर है, वो हार्ट अटैक के लिए भी है, लकवे के लिए भी है जी और इस तरह की होने वाली जैसे पैर की नसों में खून की कमी हो गई तो इन सब का प्रमुख कारण हो सकता है। जी और जो आपने पूछा अल्कोहल का, वो भी काफ़ी चीज़ों में रिस्क फैक्टर है, वो फ़ायदेमंद तो नहीं है शरीर के लिए। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर मिर्गी का दौरा कई बार अनकंट्रोल्ड हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे क्या क्या और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? देखिए, ये रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहलाता है, जो दवाइयों से प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा। आपने एक के बाद दूसरी दी, तीसरी दवाई दी और ये दौरे ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जी तो ऐसे मरीजों को हम लोग आगे जांच कराते हैं और अगर आपको ये बचपन से चालू हो रहा है तो आपको मानसिक विकास में फ़र्क पड़ता है, जी आपकी मानसिक बुद्धि कम हो सकती है या आपको डेवलपमेंट में और समस्याएं आ सकती हैं। अगर ये एडल्टहुड में होता है या वयस्क अवस्था में होता है तो आप एक्सीडेंट के लिए प्रोन हो सकते हैं, आपको हर जगह एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो जो दौरे कंट्रोल नहीं होते उसमें ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं रहती। इसका नुस्खा विशेषज्ञ से आगे जांच करा के निदान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जी जी, तो सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि सिर दर्द जो होते हैं इतने प्रकार के, इनसे बचाव कैसे करें? सर इसका जवाब जानेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भागवत निर्मलकर कौराजेवरा बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले। जी भागवत जी, बेमेतरा से। जी जी स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे आप? लकवा के जो अभी बीमारी है वो हर कौन से उम्र में मतलब शरीर तक के पहुंचते हैं और शरीर में आज चीज के लकवा के बीमारी आती है और हमारा खान पान का होना चाहिए जिक्र से लकवा से हम मतलब बचे जा सकते। जी जी सर, तो बेसिकली यही सही उम्र कौन सी उम्र में आ सकता है और क्या क्या खान पान जी, वैसे तो लकवा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अधिकतर प्राय या 40 से 50 साल की आयु के बाद में ही होता है। तो जो आयु है जिसमें लकवा होता है वो 40 से 50 साल के सामान्यतः रहता है। जी और अब मैंने जैसा पहले बताया कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और स्मोकिंग करना ये इसकी खास रिस्क फैक्टर हैं। तो आप ब्लड प्रेशर है तो आपको नमक कम खाना है, आपको फलों की मात्रा उसमें प्रॉपर रखनी है, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखना है। जी अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए पूरी डाइट चार्ट दिया जाता है। कम से कम 15 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को पालन करते हो, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको लकवा क्या, आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा, हार्ट संबंधी समस्याएं भी नहीं आएंगी। जी जी, तो थोड़ा सा हम पालन करके चले नियमों का तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो हमसे दूर रहेगी। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि जो बहुत हर प्रकार के सिर दर्द होते हैं तो इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग सिर दर्द इग्नोर करते हैं, दवाइयाँ खा खा के खुद को ठीक कर लेते हैं। देखिए, ये दोनों ही समस्याएं हैं। अगर आपको हेडेक होता है और काफ़ी कॉमनली होता है तो आपको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए कि मेरे को इस दिन सिर दर्द हुआ, जी कब से कब तक रहा। और इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे आपको माइग्रेन है तो आपको खाली पेट रहने से होता है,
तीव्र धूप में, तेज धूप में निकलने से होता है, या आपको सफ़र करने से होता है, या कुछ लोगों को कुछ विशेष तरह के खान पान से भी ये हेडेक होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, नींद आपको पूरी लेनी पड़ेंगी। तो सारे जितने लंबे सिर दर्द वाले रोगी रहते हैं वो ये सारे रिस्क फैक्टर को पहचानते हैं। तो किस तरह का खाना पीना है, सोना बराबर है, बहुत धूप, कड़ी धूप को अवॉइड करना है, खाली पेट नहीं रहना है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जिससे बचाव करना है सिर दर्द। जी जी डॉक्टर साहब, आजकल की जो लाइफस्टाइल होती है ना, उसमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सर इसका जवाब भी जानेंगे हम, लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो मैम, ये बीमारी जो है जैसे दारू पीने से ही होता है कि और कुछ कारण से होता है? मनहरन जी, कौन सी बीमारी? ये लकवा के बारे में जो वो बता रहे थे। जी 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 तो ये पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली पीने की आदत से ही होता है। देखिए, शराब आपके शरीर को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, आपके लीवर को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इसके साथ आपका खाना पीना, सोना, बाकी सारी चीज़ें भी अव्यवस्थित हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ों को अव्यवस्थित होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो आप अपना ख्याल रखें, और शराब किसी का भला तो करती नहीं, ये तो तय है। जी, तो बेसिकली अपना ध्यान रखने की ज़रूरत तो है ही, और जो शराब जैसी चीज़ है उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। सर जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए एक संदेश दें। देखिए, अभी तो कोविड का ज़माना है जी, और जो आंकड़े आ रहे हैं और जैसा ऑफिसर्स बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपको सारी सावधानियां रखना है कोरोना के अगेंस्ट में। और ये 3 तरह की सावधानी है। एक तो आपको अपने हाथ को बार बार धोना है, स्वच्छ रखना है, सैनिटाइज़र रखना है। दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, प्रॉपर डिस्टेंस में रहें आप एक दूसरे से, हाथ ना मिलाएं, दूर से नमस्ते करें, और अपने मुंह को ढकना है। मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मेरे ख्याल से ये आज के दौर के लिए सबसे अच्छी एडवाइजेज यही है। जी जी, तो डॉक्टर संजय शर्मा जो कि यहाँ के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है, तो सर आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उन सभी के लिए धन्यवाद। तो हम हेलो डॉक्टर लेकर अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे और आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।